जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर, जो कि एक चमकता हुआ सितारा के रूप में आप सबों के सहयोग से एक उभर रहा है, जो कि गरीब छात्र एवं छात्राओं के लिए एक रामबाण साबित हो रहा है। आपको इससे अच्छा कंटेंट आपको और भी बहुत जगह मिलता है, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो YouTube चैनल पे लगभग 1 घंटे में जो कंटेंट आपको मिल जाता है 400-500 प्रश्न, ये समझिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, बशर्ते आपका मेहनत जो होना चाहिए वो मेरे बताए गए रास्ते और आपका जो अभी तक जो आप ज्ञान जो अर्जित किए होंगे उस पे आधार पर आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आपसे सरस्वती माँ से हम यही विनती करते हैं कि जितने भी छात्र एवं छात्राएं जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, जिनके घर से जो है कि उतना कष्ट उठा के आपको पैसा दे रहे हैं और जो है कि आप पढ़ रहे हैं, यह समझिए बहुत सौभाग्य की बात है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और आप लोग को बता दें कि कुछ ही दिनों में हम लोग जो है कि लगभग 4000 सब्सक्राइबर के पार चल जाएंगे। लगभग 10 सब्सक्राइबर और कम हो रहा है, तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आप मान लीजिए ये जो एक 4000 का परिवार बनने जा रहा है, या छोटे से चैनल जो है यही एक बड़ा चैनल के रूप में उभरेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक बार में घड़ा नहीं बढ़ता, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा जरूर भर जाता है एक दिन। तो इसीलिए आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, एक एक प्रश्न करके जो आपको हम जुगाड़ दे के याद करवा हैं, वो एक प्रकार के आपके माइंड में हम स्टोरेज बनाते हैं। वही स्टोरेज एक दिन एग्जाम में जाके जो है कि आप जब बम विस्फोट कीजिएगा, समझिए एग्जाम ही निकलेगा, दूसरा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है यह बिहार एसएससी और साथ ही अभी जो झारखंड सचिवालय का एग्जाम होने वाला है आपका 21 और 22 सितंबर को। तो समझिए यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे छात्र का कमेंट भी आ रहा था, सर झारखंड एसएससी को लेकर ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करवाइए। तो आप लोग को बता दें कि जो अभी हम साइंस या फिर स्पीडी या लूसेंट या और भी प्रश्न करते हैं आपका परीक्षा वन या दृष्टि से, वह बिल्कुल आपके एग्जाम पर सटीक बैठेगा। ठीक है, हम भी प्रश्न पत्र देखते हैं, हम भी एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन जो आपको लेवल का जो मिल रहा है ना, आप झारखंड एसएससी में निश्चित रहिए। ठीक है, झारखंड एसएससी में आप निश्चित रहिए, जीके के लिए, साइंस के लिए, करंट के लिए। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और आपको यहाँ तक ही नहीं, आपको हम कल से लगभग 25 मिनट का जो है कि अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि आपका सिर्फ झारखंड जीके पर आधारित होगा। क्योंकि झारखंड जीके जो होगा तीसरा एग्जाम, उसमें 40 प्रश्न सिर्फ झारखंड क्षेत्र का क्वेश्चन का रहेगा, यानी झारखंड जीके रहेगा। तो आप लोग के लिए हम लगभग अभी 20 से 22 दिन का समय बचा हुआ है। अगर हम 25 मिनट में अगर 200 प्रश्न भी आपसे हम पूछ लेंगे, समझिएगा कि आपको 200 क्वेश्चन करेंगे 20 दिन तक, तो 200 गुना 20 की जगह कितना होगा, लगभग आपके पास जो है कि बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, 4000 कंटेंट आपके पास आ जाएगा और 4000 में आपका 40 क्वेश्चन में से आपका 30 प्रश्न आसानी से प्लस कर दिएगा, 30 से ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, आपको कम से कम बोले तो आपके लिए हम दिन रात एक कर दिए हैं, बस आप लगातार मेहनत कीजिएगा। तो चलिए आज का मोटिवेशनल क्वाइट आप लोगों के लिए। तो आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी में, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आप लोग इसी मोटिवेशनल क्वेट के साथ आज के इस जबरदस्त सेशन को प्लीज आप बता रहे हैं, एक छोटे से चैनल पे जरूर है, लेकिन यह कंटेंट में आपको अच्छा अच्छा क्लास पीछे छूट जाएगा। भारत के अंदर हर एक टीचर एक से एक बढ़कर है, लेकिन यह हमारा जो कंटेंट है आप किसी भी क्लास से आप मैच करा लीजिएगा। 1 घंटा के अंदर जितना आपको कंटेंट मिल रहा है, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या बिहार एसएससी का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, चाहे जो भी एग्जाम हो इंडिया के अंदर में, आपका अगर कंटेंट में अगर पावर नहीं दिखेगा मेरे कंटेंट में, तो फिर आप बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है यह झारखंड एसएससी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कर रहे हैं और बिहार एसएससी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम साइंस को देख लेंगे, क्योंकि साइंस का प्रश्न भी झारखंड एसएससी में बहुत रहता है। तो आज का पहला सवाल,
ऐसा नहीं कि झारखंड एसएससी का प्रश्न कर रहे हैं तो जो है कि वो नाम लिखा है कि यही क्वेश्चन झारखंड एसएससी में आएगा, ऐसा नहीं है। अब बिहार एसएससी में भी आएगा, बिहार दरोगा में आएगा, एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। एलपी में टेक्नीशियन में आप फ़ायदा उठा सकते हैं, एनटीपी सीआरपीएफ में, यानी आपके पास एक मेच्योरिटी हम बना देंगे किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो चलिए इसी के साथ आज का पहला सवाल है, थोड़ा क्वेश्चन आज का लेवल थोड़ा सा जो रहेगा वो थोड़ा लो टू मॉडरेट रहेगा, हाई लेवल नहीं रखेंगे प्रश्न का, हाई लेवल आपको रखेंगे थोड़ा सा परीक्षावाणी से हिस्ट्री में, ठीक है, और फिर आपका पिनाकल का जो प्रीवियस ईयर है उसमें रखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम झारखंड एसएससी का जो लेवल है एग्जाम का उसी लेवल पे हम आज क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। बताइएगा आज का पहला सवाल है यूरिया अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो हमारे शरीर में यूरिया सबसे अधिक मात्रा में मूत्र में मिलता है। किस में मिलता है? मूत्र में यूरिया मिलता है, याद रखिएगा। और मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में जल होता है। क्या होता है? जल। लगभग 95% हमारे मूत्र में जल होता है, ठीक है। और याद रखिएगा यूरिया लगभग 2% से भी ज़्यादा होता है। वहीं बात करते हैं मूत्र का पीला रंग किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और पीएच जो बोलते हैं ना, कोनो एग्जाम में, एक एग्जाम में हम देखे थे पीएच का फुल फॉर्म पूछ दिया था, पीएच स्केल जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछ दिया था। तो याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन की उसमें सांद्रता को दिखाया जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी अम्ल बनने के लिए उसमें हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हाइड्रोजन गैस। एगो जानते हैं, एगो आपको अच्छा सवाल हम बताते हैं। यह सवाल झारखंड एसएससी में पूछा है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन का संकेत ऐसे करके पूछे, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो खाली आप H बताइएगा। लेकिन अगर पूछेगा हाइड्रोजन गैस का संकेत बताइए क्या होता है, तो H2 मारिएगा। क्या मारिएगा? H2। अगर गैस लगा के पूछे, जैसे इसी तरह नाइट्रोजन भी एक गैस है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन पूछे, सिर्फ नाइट्रोजन का क्या होता है प्रतीक चिन्ह, तो याद रखिएगा खाली नाइट्रोजन पूछेगा तो N मारिएगा। लेकिन नाइट्रोजन गैस पूछेगा तो N2 मारिएगा, उसका उसमें अणु लगा के मारना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को खाली N मारिएगा। देखिएगा यहाँ आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है और वहां पर उसका प्रतीक चिन्ह सिर्फ N लिखा हुआ है। इसका मतलब वो गैस है, क्या है वो वहां नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है वो एक तत्व है। क्या है? वो एक तत्व है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का संकेत N होता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस पूछेगा तो N2 मारिएगा। दोनों ऑप्शन में रहेगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिए। वहीं हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया है और नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया है। और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। और आपका उसके बाद ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। और ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया है। और ऑक्सीजन का अगर हम पूछेंगे गैस का सूत्र क्या होता है, यानी ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है, तो O2 मारिएगा। क्या मारिएगा? O2। लेकिन ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? तो O होता है। क्या होता है? O। शायद अब आप समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है दूध में लगभग सभी प्रकार का विटामिन पाया जाता है, सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। किसको छोड़कर? विटामिन सी। काहे भैया विटामिन सी को हम छोड़ देंगे? काहे कि विटामिन सी जो मिलता है ना, वो सिर्फ खट्टा पदार्थ में मिलता है। किसमें मिलता है? खट्टा पदार्थ, यानी जितना सिट्रस फल होता है ना उसी में विटामिन सी मिलता है। जैसे आपको पता है विभिन्न प्रकार के समुद्री जो फल होते हैं वो खट्टे होते हैं, इसका मतलब उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो विटामिन सी होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला होता है। आंवला खाए होंगे आप लोग, ठीक है। और उसी आंवला को शाक्य भारतीय डॉक्टर के नाम से जानते हैं। और आंवला जो है वह खट्टा होता है, इसलिए उसमें विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी का खोज होलकट ने किया है। किसने किया है? होलकट ने किया है, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं विटामिन का खोज किसने किया है, तो विटामिन का खोज 1911 में फंक ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। किससे होती है? एमिनो अम्ल से होती है।
क्वेश्चन है एंजाइम की रचना किससे होती है? तो याद रखिएगा एमिनो अम्ल से। और एमिनो अम्ल बनाने में याद रखिएगा आपका किसका प्रयोग करते हैं? प्रोटीन का। एमिनो अम्ल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। और हमारे शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या लगभग कितनी होती है? तो मुख्यतः 20 एमिनो अम्ल होते हैं। किसमें होते हैं? 20। ऐसे देखें तो सब अधिक से अधिक एमिनो अम्ल की संख्या 300 हो सकती है शरीर में, लेकिन मुख्यतः कितने होती है? तो मुख्यतः 20 होता है। और एमिनो अम्ल किसके बने होते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन में क्या होता है? तो नाइट्रोजन। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन। और प्रोटीन का खोज बर्जीलियस ने किया है। और याद रखिएगा आपका बर्जीलियस ने ही आवर्त सारणी के अंतर्गत या पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत जो कि आपका संकेत दिया है ना, आपका सिंबल जो दिया है, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, लिथियम का Li हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, तो ये जो संकेत देने का जो काम किया है ना, वो अभी बर्जीलियस साहब ने किए हैं। किसने किया है? बर्जीलियस, जो कि प्रोटीन का खोज किया है। और बर्जीलियस ने ही कैटेलिस्ट का भी खोज किया है। कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक, यानी किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, या उत्प्रेरक का काम होता है, या कैटेलिस्ट का काम होता है। और इसका खोज भी किसने किया है? तो बर्जीलियस ने किया है, याद रखिएगा। किसने किया है? बर्जीलियस ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है मलेरिया का परजीवी का नाम क्या है? तो मलेरिया का जो परजीवी का नाम है वह है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर से ही मलेरिया रोग होता है, याद रखिएगा। और प्रति वर्ष मलेरिया दिवस जो मनाते हैं हम लोग, कब मनाते हैं? यह सवाल बहुत फेमस है। आजकल जो भी एग्जाम में बैठिए, चाहे ड्राइवर में बैठिए, टेक्नीशियन में बैठिए, गुड्स गार्ड में बैठिए, या फिर स्टेशन मास्टर में बैठिए, वहां पर दिवस बहुत फेमस है। अभी आप उत्तर प्रदेश पुलिस का देख रहे होंगे, एक एक शिफ्ट में 3-3 दिवस दे रहा है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए दिवस याद रखना। तो मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। और मलेरिया अगर हो जाएगा किसी व्यक्ति के शरीर में, समझिएगा उसका कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो याद रखिएगा तिल्ली होता है। क्या होता है? तिल्ली या स्प्लीन, जिसको प्लीहा कहते हैं। और प्लीहा जो होता है ना, वह हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड बैंक, जिसका इंग्लिश नाम होता है स्प्लीन। क्या होता है? स्प्लीन। रक्त का जो ब्लड बैंक कहलाता है वह प्लीहा कहलाता है। और इस यही प्लीहा खराब हो जाता है मलेरिया बीमारी होने पे। और मलेरिया बीमारी जो होता है, याद रखिएगा, वह मादा एनाफिलीज मच्छर, मौसम मलेरिया, मौसम मादा, मौसम मलेरिया, मौसम मादा एनाफिलीज मच्छर। और प्रतिवर्ष मलेरिया दिवस जो मनाते हैं 25 अप्रैल को। और उससे एक दिन पहले 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस, याद रखिएगा। और पंचायती राज दिवस 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया पंचायती राज को, जो कि आपका अनुसूची 11 के अंतर्गत। किसमें जोड़ा गया? अनुसूची 11 के अंतर्गत पीवी नरसिम्हा राव के काल में जोड़ा गया, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और पंचायती राज को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय दिए हैं। और नगर निगम को कार्य करने के लिए कुल कितना विषय? 18 विषय दिए हैं, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में पंचायती राज का गठन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो याद रखिएगा पहला राज्य जो था वह कौन था? तो याद रखिएगा राजस्थान था। और दूसरा राज्य जो पंचायती राज को गठन करने वाला बना है वह कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है। और पहला जो बना था वह राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा 1959 में बना था, आपका 2 अक्टूबर के दिन। आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं कहाँ से कहाँ चल जाते हैं। ये वाला आपको जो है कि अपने अंदर आपको स्टेमिना लाना होगा कि एक प्रश्न पे हम मतलब बोलते रहे तो लगभग 20-30 क्वेश्चन बोल दे, जिससे कि आपका जीके जीएस है, जितना बोलिएगा, जितना किसी को बताइएगा, उतना आपका माइंड जो है कि काम करेगा और याद रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं घर में बैठ के तो आपको याद नहीं होने वाला है प्रश्न, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होता है वह केसिन नाम का। किस नाम का? केसिन नाम का। केसिन के कारण ही दूध का सफेद रंग होता है। दूध का सफेद रंग केसिन के कारण। और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है देखने में? तो याद रखिएगा कैरोटीन के कारण। दूध का 2 रंग होता है। दूध का कभी कभी सफेद रंग देखने के लिए मिलता है, कभी कभी जब उसको ज्यादा हीट कर दीजिएगा, ज्यादा उसको गर्म कीजिएगा तो वह पीला टाइप का दिखने लगेगा। तो दूध का जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन के कारण। और दूध का जब आप सफेद रंग देख रहे थे, यानी ताजा जब दूध रहता है तो उसका रंग होता है केसिन के कारण सफेद होता है। ठीक है। और दूध का जो पाचन करता है हमारा शरीर का एक आपका एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन नाम का एंजाइम दूध के पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में? दूध के पाचन में। और राष्ट्रीय दूध दिवस जो मनाते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा, जिस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं उसी दिन दूध दिवस भी मनाते हैं, यानी 26 नवंबर को। लेकिन विश्व दूध दिवस हम लोग मनाते हैं 1 जून को। कब मनाते हैं? 1 जून को, याद रखिएगा। यानी दूध पीने से पूरे विश्व के व्यक्ति को जान आ जाता है, यानी 1 जून
जून को मनाते हैं दूध दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और दूध में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? तो विटामिन सी नहीं मिलता, आपको बार बार बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, पहली बार इन्होंने आपका मटर के पौधा पर रिसर्च किया था। गार्डन पीपर मेंडल ने जो है कि रिसर्च किया था, याद रखिएगा। और मेंडल का संबंध जो है वह ऑस्ट्रिया से है। कहां से है? ऑस्ट्रिया से। तो फादर ऑफ आनुवंशिकता या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसको जानते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जानते हैं। और याद रखिएगा, इन्होंने मटर के पौधे पर या गार्डन पीपर रिसर्च करने का काम किया था। बहुत अच्छा सवाल है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग कि ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने और भी नियम दिए थे। जैसे आपको पता है कि ये क्या कहते हैं उसको, प्रभाविकता का नियम, शक्ति पृथक्करण का नियम। तो ये सब किससे संबंधित है? याद रखिएगा, आप लोग को मेंडल ने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये अच्छा सवाल है। केंद्रक में कोशिका में केंद्रक का खोज किसने किया था? तो हमारे शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है केंद्रक। केंद्रक ही सब जगह कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे राइबोसोम का नाम सुने होंगे आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने होंगे। तो ये सब के तरह ही सबसे मुख्य भाग है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक। और केंद्रक का खोज जो किया था, याद रखिएगा, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक का खोज कोशिका के अंदर में। लेकिन कोशिका या फिर सेल का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया है, याद रखिएगा। लेकिन वह मृत कोशिका था। आगे चल के जीवित कोशिका का जो पहली बार खोज किया है वह ल्यूवेनहॉक ने किया है। किसने किया है? ल्यूवेनहॉक ने किया है, याद रखिएगा। और ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु का भी खोज किया है, यानी बैक्टीरिया का खोज। बैक्टीरिया का खोज भी कौन किया है? तो यह याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने किया है। लेकिन विषाणु का खोज किसने किया है? तो इवान विस्की ने। विषाणु का खोज किसने किया है? इवान विस्की ने 1892 में। और 1683 में ही जीवाणु या बैक्टीरिया का खोज हो गया, याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और ल्यूवेनहॉक ने ही, याद रखिएगा, आपको जो है कि जीवित कोशिका का भी खोज किया है। किसका खोज किया है? जीवित कोशिका का खोज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फल कौन सा है? ऑर्किड। सबसे बड़ा फल कौन सा है? ऑर्किड। लेकिन सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। और सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? ऑर्किड। कौन सा होता है? ऑर्किड। सबसे बड़ा फल ऑर्किड और सबसे बड़ा फल होता है रेफ्लेसिया। लेकिन दोनों का अध्ययन पूछता है कि फल का अध्ययन क्या कहलाता है और फूल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूल का अध्ययन होता है एंथोलॉजी, फूल या पुष्प। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी और फल का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। क्या होता है? पोमोलॉजी। फल का अध्ययन पोमोलॉजी और पुष्प का अध्ययन क्या होता है? एंथोलॉजी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट? तो मान लीजिए मेरा शरीर, मान लीजिए अभी जैसे 70 किलो वजन है, तो 70 का अगर 7% निकालिएगा तो कितना होगा? 4.9 होगा। 70 का अगर 7% निकालिएगा तो 4.9 kg होगा। इसका मतलब अगर मेरा वजन 70 किलो है तो मेरे शरीर में जो खून होगा वह 4.9 kg या लगभग 5 किलो होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। वहीं अगर बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के भार का मस्तिष्क कितना परसेंट होता है? तो जैसे मान लीजिए कि मेरा मस्तिष्क है और मेरा पूरा शरीर है, तो मेरा शरीर का वजन अगर मान लीजिए 70 किलो है तो हमारे मस्तिष्क का जो वजन होना चाहिए वो 2% के बराबर होता है। कितना परसेंट? 2%। तो याद रखिएगा, हमारा शरीर का वजन कितना है? 70 किलो। 70 का 2% निकालिए तो 70 का 2%, 7 दूना 14, 1.4 kg। 1.4 kg यानी 1400 ग्राम होता है। तो आपको पता है कि हमारे मस्तिष्क का सामान्यतः वजन भी कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम। तो ये सवाल एनटीपीसी का पूछा गया है कि हमारे शरीर के कुल भार का कितना परसेंट मस्तिष्क का भार होता है? तो याद रखिएगा 2%। और खून का भार 7%। खून का भार 7%। और खून का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्लड या खून का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। खून का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। और हेपेटोलॉजी एगो होता है, हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी, हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, वहीं आपका मांस का अध्ययन मायोलॉजी। मौसे मांस, मौसे मायोलॉजी। वहीं कान का अध्ययन ओडोलॉजी, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, वहीं आपका मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। वहीं चमड़ा या फिर ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसका अध्ययन डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। चमड़ा या स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और हड्डी से हड्डी के जोड़ का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। और ऐसे
हड्डी से हड्डी का जो अध्ययन हड्डी से हड्डी का जो जोड़ होता है, मान लीजिए जैसे ये मेरा उंगली है, ये बीच में देखिए जोड़ है, तो ये हड्डी से हड्डी का जो जोड़ कहलाता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा लिंगामेंटस कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगामेंटस या स्नायु कहते हैं। लेकिन मान लीजिए जहाँ पर हड्डी एक साइड है और एक साइड मांस जुटा हुआ है, तो यहाँ पर भी तो जुटा हुआ रहता है, एक साइड हड्डी और एक साइड मांस, तो इस जोड़ को जो कहते हैं, इस जोड़ को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, और उसको हिंदी में कंडरा कहते हैं, हिंदी में कंडरा। तो आपको जुगाड़ देते हैं, कन्फ्यूज कर जाइएगा, कभी कभी हड्डी से हड्डी पूछेगा तो क्या मारिएगा, और कभी कभी हड्डी और मांस से पूछेगा तो क्या मारिएगा, तो आपको जुगाड़ देते हैं। एक शासक का नाम आपको पता है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, नाम सुने होंगे। MBT, M से मांस होता है, B से बोन हो गया, उसको T से बोलेंगे टेंडन, यानी मांस और बोन, बोन मतलब हड्डी होता है, ठीक है। तो मांस और हड्डी के जोड़ का जो कहलाता है वह कहलाता है टेंडन। और जब मांस और हड्डी टेंडन हो गया तो आपका हड्डी से हड्डी का जोड़ का अध्ययन लिंगामेंटस कहलाएगा, जिसको हिंदी में स्नायु कहते हैं। और मान लीजिए एक और सवाल आता है बायोलॉजी में कि मान लीजिए ये दो हड्डी है, ये दो हड्डी जो आपस में मुड़ रहा है, इसके बीच में कोई द्रव पदार्थ होगा तभी तो ये मुड़ रहा है आपस में। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं, ये बड़ा बड़ा जब मशीन चलता है तो जब वह जैसे मान लीजिए कि ये जैसे JCB चलता है, तो JCB मान लीजिए ऐसे करके मुड़ता है, तो बीच में ऐसे करके बहुत सारा नट बोल्ट होता है, तब वो ऐसे घूमता है, और उसमें ग्रीस बार बार देते हैं या तेल देते रहते हैं, तब वो अच्छा से घूमता है। तो उसी तरह से जैसे मेरा घुटना हो गया, जैसे मेरा ये हड्डी हो गया, ये हड्डी हो गया, यहाँ पर जो आखिर घूम रहा है, यहाँ पर कोई ग्रीस वगैरह कुछ काम कर रहा होगा हमारे शरीर में, क्योंकि ये अभी एक मशीन है। तो याद रखिएगा कि इसमें साइनोवियल नाम का द्रव होता है। कौन सा नाम का, साइनोवियल नाम का द्रव। वहीं देखते होंगे जब आदमी लोग बूढ़ा वगैरह हो जाता है, ज़्यादा 70-80 साल एज हो जाता है, तो देखते होंगे जब वो ज़्यादा दूर चलने लगते हैं तो उसका पैर वगैरह दर्द करने लगता है चलते चलते, तो वो घुटना वगैरह भी दर्द देखते होंगे अक्सर। ज़्यादा जब एज हो जाता है तो घुटना वाला बीमारी उसको पकड़ लेता है, चल ही नहीं पाता है। तो इसका मतलब घुटना में जो द्रव रहता है ना, वो यूज होते 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 खत्म हो जाता है। इसीलिए बुढ़ारी सब में, यानी जब ज़्यादा एज ढल जाता है तो उसमें डॉक्टर से जब दिखवाइएगा तो उसमें जो है कि द्रव डाला जाता है सिरिंज के द्वारा। तो इसका मतलब वो साइनोवियल द्रव खत्म हो गया था, तभी जाके उसको डाल रहा है, तब आदमी फिर से थोड़ा दिन ठीक होता है और फिर से जो है कि खत्म हो जाता है, तो फिर से दर्द करने लगता है। ठीक है, आप ये सब ऐसे याद रखिएगा। ये सवाल अक्सर रेलवे पूछती है, आपका ग्रुप डी में या टेक्नीशियन में पूछेगा या LP में पूछेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगला सवाल, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है कौन। पैतृकता का मतलब होता है जैसे हमारे पिताजी के हम पुत्र हैं या फिर मेरे पिताजी कौन है, तो मेरे DNA फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी कौन है और मेरे पिताजी के पिताजी कौन है, उससे पता चल जाएगा। जैसे अभी आप लोग एक न्यूज में कहानी सुने होंगे कि जापान का एक महिला थी और उनको एक पुत्र था, और पुत्र जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो जो है कि अपने पिता को खोजने लगे कि मेरा पिताजी कौन है, मम्मी बताओ मेरा पिताजी कौन है। वो जापान की महिला थी और उनका पिताजी जो था बहुत दिन पहले लगभग 2000 ईस्वी में उसको छोड़ के इंडिया आ गया था, और इंडिया को पंजाब के थे। आप लोग कहानी अगर न्यूज वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा ये पूरा डिटेल। ठीक है, जब वो बड़ा हो गया 10 15 20 साल का, तो अपने पिताजी को जब ढूंढने लगा तो मम्मी बार बार बोल देती थी कि जो है कि बाहर गए हुए हैं, बहाना काट देती थी। लेकिन जब वह बड़ा होकर बहुत ज़्यादा जिद करने लगा तो उनको बताया कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वह बहुत दिन पहले हमको छोड़ के चल गए हैं तुम्हारे जन्म के बाद, और वह इंडिया के पंजाब में चल गए हैं, मतलब सिख के थे, पंजाबी थे। और वह अपने पिताजी को वहां से जापान से ढूंढते ढूंढते इंडिया आ गए और लास्ट में उसको ढूंढ के ही रहे। और याद रखिएगा इसका मतलब अगर नहीं उनको पता चलता तो उनका DNA फिंगरप्रिंट से पता कर लेता कि इनका पिताजी कौन है। और भारत के अंदर में जो DNA फिंगरप्रिंट जो वहाँ पर रिसर्च होता है वह हैदराबाद में है। कहाँ में? हैदराबाद। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि DNA फिंगरप्रिंट इंडिया में कहाँ है, तो हैदराबाद में है। और हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है, उसको ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत मिलाया गया है। और प्रतिवर्ष हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा जो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया वह 17 सितंबर को। कब किया है? 17 सितंबर को, याद रखिएगा। और हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे है, और हैदराबाद जो है वह वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना, याद रखिएगा, तेलंगाना से करंट में क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना। तो पूरे इंडिया में भी 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से सबसे अधिक जो चावल का पैदावार होता है यह करता है वह तेलंगाना करता है। तो बहुत को दिमाग में शॉट लगा होगा, अरे यार ये तो पश्चिम बंगाल अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये तेलंगाना कहां से आ गया। तो हाल ही के दिनों में कुछ भारत सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है कि
पहला स्थान चावल के उत्पादन में तेलंगाना का है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है और तीसरा स्थान जो है वह पश्चिम बंगाल का है। तीसरा स्थान किसका है? तो तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का, यानी जो पहले टॉप हुआ करता था पहला स्थान पे, अब वह तीसरा स्थान चल गया और पहला स्थान पे तेलंगाना चल गया है, दूसरा यूपी है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। कहाँ होता है? वृक्क में। वृक्क मतलब किडनी, किडनी मतलब किडनी का इकाई क्या है? तो याद रखेगा नेफ्रॉन, वृक्क का इकाई नेफ्रॉन, और न्यूरॉन जो होता है वह तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है वह न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। और वहीं नेफ्रॉन जो होता है वह किडनी का इकाई होता है, याद रखेगा। और बोमेन संपुट का संबंध भी किससे है? तो वृक्क से है। बोमेन संपुट का संबंध भी किससे है? तो वृक्क से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। आगे बढ़ते हैं, कपड़ा सुखाने तथा दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन जो कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो अपकेंद्री बल पर। कपड़ा जो सुखाने वाला मशीन होता है, ठीक है, अब प्लस में जो दूध से जो मक्खन निकालने वाला मशीन होता है, यह अपकेंद्र बल पर काम करता है। किस बल पर? अपकेंद्र। लेकिन आप लोग मौत का कुआं देखे होंगे, मौत का कुआं जब ऐसे करके घूमते रहता है बाइक, वो गिरता नहीं है बीच में, या फिर आप लट्टू वगैरह नचाते होंगे, तो यह सब अभिकेंद्र बल पर काम करता है। अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर झुक के काम करता है। जैसे आपको पता है कि जब आप बाइक वगैरह या साइकिल वगैरह चलाते होंगे, जब मोड़ पे जाते होंगे तो हल्का झुक जाते होंगे, तो वही अभिकेंद्र बल की ओर जो झुकते हैं तभी आप नहीं गिरते हैं, नहीं तो आप गिर जाइएगा। जब अभिकेंद्र बल नहीं रहता हमारे पृथ्वी पे तो समझिए आप गिर जाते हैं। इसलिए जो है ना, मोड़ सब पे देखते होंगे पूरा स्टाइल देके ऐसे चलाते होंगे तो आप गिरते नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी जब चक्का फिसल जाएगा तो समझ लीजिए क्या हाल होगा। तो आप लोग याद रखिएगा इसे करके कि जहां भी आप मोड़ पे जाते हैं या मतलब घुमावदार स्थान पे जाते हैं या कोई वृत्ताकार स्थान पर जब घूमते हैं तो वहां पर अभिकेंद्र बल काम करता है। और जस्ट उसके विपरीत अगर पूछेगा कपड़ा धोने वाला मशीन या फिर दूध से क्रीम निकालने के लिए, तो अभिकेंद्र नहीं मारिएगा, क्योंकि उसमें उस टाइप का कोई तो आपको चीज नहीं दिख रहा है उसमें मशीन में, तो उसका विपरीत मारिएगा अपकेंद्र। क्या मारिएगा? अपकेंद्र। और अभिकेंद्र मतलब होता है केंद्र की ओर झुककर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो जल यानी वाटर का जो डेंसिटी होता है वह सबसे अधिक कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है। और याद रखिएगा, जहां पर घनत्व अधिक होता है जल का, वहीं पर जल का आयतन या वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि आपको पता है दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, याद रखिएगा। आपको पता है एक सूत्र आप लोग पढ़ते होंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डेंसिटी बराबर होता है आपका मास बटे वॉल्यूम होता है। मास बटे वॉल्यूम होता है। इसका मतलब देख रहे हैं कि आपका जो इधर आपका जो घनत्व यानी डेंसिटी है वो वॉल्यूम के विपरीत है। वॉल्यूम के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब आपका वॉल्यूम का मान जब यहाँ पर कम होगा तो यहाँ पर आपका डेंसिटी का मान अधिक होगा। तो आप जुगाड़ बन गया आपके पास कि जल का जब घनत्व अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन या वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वहीं आप बता सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन क्या होगा? अधिकतम होगा। आपको पता है बर्फ जो जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जमता है बर्फ, और जब बर्फ जमता है तो उसका आयतन में कुछ बढ़ोतरी होता है। आयतन में क्या होता है? बढ़ोतरी, क्योंकि अभी तुरंत हम पढ़े हैं जल का अधिकतम जो आयतन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री पे होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक प्लास्टिक की पाइप जब आप खेत वगैरह में या जहाँ भी आप बिछाते हैं ठंडी के दिन में, जब उसमें पानी प्रभावित होता है, पानी जब जम जाता है उस पाइप में, देखते होंगे पाइप क्रैक कर जाता है, फट जाता है पाइप। तो कारण वही है कि जब जल जो था वह ठंडी में 0 डिग्री पे आके वह जम जाता है और बर्फ जमने पर आयतन में बढ़ता है 0 डिग्री पे। इसीलिए जो है कि वह आयतन, अब मान लीजिए जैसे एक बोतल है, बोतल में आप फ्रिज में पानी दे दीजिएगा, नहीं देखते हैं जब ज़्यादा जम जाएगा तो वह फट भी सकता है जब पूरा भरा हुआ रहेगा। तो वही कारण है कि बर्फ जमने पर क्या होता है? तो बर्फ जमने पर जो है कि आयतन में बढ़ोतरी होती है, और आयतन में जब बढ़ोतरी होगी तो वह आराम से जो है कि पाइप क्रैक हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि ठंडी के दिन में पानी की पाइप क्यों फट जाती है? तो याद रखिएगा, बर्फ जल जमने पर या फिर बर्फ बनने पर आयतन में बढ़ोतरी, जब आयतन बढ़ोतरी है उसको रहने के लिए जगह चाहिए, और वह जगह मिलेगा नहीं तो बोतल फटेगा ही या पाइप फटेगा ही, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है,
पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या, यानी कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है, मान लीजिए ये स्टडी टेबल है, ये स्टडी टेबल भी छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर एक ठोस पदार्थ बना हुआ है और यह जो है कि अभी उपयोग में हम ला रहे हैं। या फिर मान लीजिए जैसे कि अभी मान लीजिए ये माइक ही है, ये माइक भी छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन वही है कि छोटा छोटा कण को क्या कहते हैं, इसको क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा, तो याद रखिएगा लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? क्वार्क कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। वहीं धूप चश्मे के लेंस की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। धूप चश्मे के लेंस की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य पर। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य पर। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। 7 रंग में से आपको एक बार रिकॉल करवाते हैं। सबसे पहले बैगनी होता है, ठीक है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ठीक है। बैगनी, जामुनी, बैगनी, जामुनी, बैजानी, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, और 3 को हो गया इधर से। चौथा जो होगा वही बीच में होगा, फिर इधर से 3 लेंगे। टोटल 7 पुराना है हमको। तो बैगनी, जामुनी, नीला, शुरू का 3 हो गया। अब बीच में होता है हरा, कितना हो गया? 4। तो बैजानी, पी, नाला, यानी लास्ट में हो गया आपका अति हरा के बाद हो गया आपका बैजानी, पी, पीला हो जाएगा 55 नंबर का। बैजानी, पी, नाला, नारंगी और लाल हो गया आपका लास्ट में जो है कि 6-7 नंबर का। समझ में आ गया? यानी आपको पूछेगा बीच का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। कौन सा होता है? हरा। कितने रंग का होता है? 7 रंग का। कितने रंग का? 7 रंग का होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? अगर ऐसा सवाल आए ना आपका मौसमी घटना संबंधित, अगर कोई रंग का चर्चा कर दे कि फलना रंग, लाल रंग, पीला रंग, किसके कारण, तो मारिएगा प्रकीर्णन के कारण, यानी लाइट, और यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि तारा जो टिमटिमाता है तो प्रकाश के अपवर्तन, टिमटिमाना में कोई आपको रंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन। लेकिन अगर पूछेगा सूर्य का लाल दिखना, तारा का लाल दिखना, वहीं अगर पूछेगा समुद्र का जल नीला दिखना, यानी देखिएगा यहाँ कलर दिख रहा है, जब कलर दिखेगा तो स्कैटरिंग मारिएगा, ठीक है, प्रकीर्णन मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। हीरा का चमकना या मृग मरीचिका का बनना कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़ते हैं। कैंडिला मात्रक है किसका? तो ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। प्रेरक का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। प्रेरक का मात्रक हेनरी। आगे बढ़ते हैं। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक संलयन। क्या है? नाभिक संलयन। आगे बढ़ते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिक संलयन, और नाभिक संलयन जो होता है वह हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैस मिलकर, जैसे मान लीजिए सूर्य में जो आपको ऊर्जा बन रहा है या प्रकाश बन रहा है उसमें 2 गैस का मिश्रण होता है। एक कौन कौन? तो एक हाइड्रोजन होता है और कौन होता है? एक हीलियम होता है, ठीक है। और दोनों अक्र गैस है, यानी कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, तब जाके हमको वहां से सूर्य से प्रकाश मिलती है, या फिर विकिरण विधि के द्वारा प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है। और आपको पता है कि वहां पर इन्हें कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों मिल गया तो प्रकाश बन गया ना है, वहां पर टेम्परेचर चाहिए, कुछ खास टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं बनता है। तो भैया कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो याद रखिएगा 10⁷ डिग्री सेल्सियस चाहिए आपको तापमान, तभी जाके दोनों रिएक्शन करेगा और वहां से नाभिक संलयन की विधि के द्वारा जो है कि हम लोग को यहाँ पर प्रकाश विकिरण माध्यम से पहुंचती है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप लोग को पता है, ये सब इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम बता भी देंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। और एक क्वेश्चन पूछता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो बता देते हैं आपको सूर्य का प्रकाश पहुंचने में जो पृथ्वी पर लगता है वह लगभग 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट लगता है, या फिर 8 पॉइंट भी कुछ लगता है, याद रखिएगा। यानी लगभग आपको 8 मिनट याद रखना है। 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास होता है, लेकिन आप 8 मिनट याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक विखंडन। परमाणु बम नाभिक विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिक संलयन, हाइड्रोजन बम नाभिक संलयन। लेकिन जानते हैं ये इतना को याद रखिएगा ना, क्वेश्चन वहां आपको थोड़ा घुमा के पूछ देगा। क्या पूछेगा कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, क्वेश्चन वही पूछेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको परमाणु संलयन परमाणु विखंडन नहीं देगा, उसके आगे लगाएगा अनियंत्रित परमाणु विखंडन, नियंत्रित परमाणु संलयन, इस तरह से पूछेगा। तो आप लोग को पता है, आप समझिएगा, अगर हम एक परमाणु
बम देखते हैं और एक हाइड्रोजन बम देखते हैं। अगर आपसे जनरली अगर कोई पूछ दे गांव घर में कि चलो ठीक है तुम पढ़ता है बहुत, चलो तुम बताओ तो कि हाइड्रोजन बम ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि परमाणु बम ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो बोलेगा अरे यार परमाणु बम तो बहुत भयंकर होता है यार, परमाणु बम बोल दो। लेकिन ना, झोल हो जाएगा, परमाणु बम बोलिएगा गलत हो जाएगा। याद रखिएगा हाइड्रोजन बम। कौन सा बम? आपको पता है जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था ना, वो अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो वो परमाणु बम था। परमाणु बम में ज़्यादा पावर नहीं रहता है हाइड्रोजन बम के तुलना में, ठीक है, क्योंकि परमाणु बम जो होता है वो नियंत्रित होता है। क्या होता है? नियंत्रित। मान लीजिए अगर आप पटना शहर में छोड़ दीजिएगा तो पटना का शहर का कुछ हिस्सा जो है कि नष्ट होगा, फिर वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बम छोड़ दीजिएगा तो वह अनियंत्रित होता है। क्या होता है? नियंत्रित नाभिक की संलयन होता है, यानी आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वो बढ़ता है 2, 4, 6, 12, 24, 48, 96 इस तरह करके बढ़ता है। आप लोग एपीजीपी का फार्मूला पढ़े होंगे, तो उस हिसाब से जो है कि बढ़ते रहता है वो। तो आप ही बता सकते हैं कि परमाणु बम मेरे लिए खतरनाक है कि हाइड्रोजन बम खतरनाक है। तो हाइड्रोजन बम खतरनाक है क्योंकि वो रुकने का नाम नहीं लेता है, और परमाणु बम जो है वह रुकने का नाम लेता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बम जो है ना, वह परमाणु बम के तुलना में बोलेगा कितना गुना शक्तिशाली है, ऐसे करके बताओ कितना गुना। तो बोलिएगा भैया 1000 गुना शक्तिशाली है हाइड्रोजन बम। किससे? परमाणु बम से। शायद आज आपको अब समझ में आ गया होगा बात। तो अब बदलिएगा कि अब तो आराम से आंसर मार दीजिएगा। तो हाइड्रोजन बम जो है वह अनियंत्रित नाभिक के संलयन पे है, और परमाणु बम जो है वह नियंत्रित नाभिक के विखंडन पे है। लेकिन यहां तक भी बताने के बाद आपका माइंड बोलेगा या फिर आप सोचिएगा अरे यार अभी भी समझ में नहीं आया, मतलब चलो समझ तो लिए लेकिन एग्जाम में आएगा तो नहीं मार पाएंगे। आपको अब जुगाड़ देते हैं। क्या देते हैं? जुगाड़ या ट्रिक देते हैं। देखिएगा परमाणु जो है वह 4 अक्षर का है। पर रो मुआका नोहरसु का परमाणु, ये कितने अक्षर का? 4। वहीं आप नियंत्रित जब लिखिएगा हिंदी में तो कितना अक्षर का है? 4 अक्षर का। नियंत्रित कितने अक्षर का? 4 अक्षर का। तो परमाणु बम के साथ नियंत्रित लगाइएगा। क्या लगाइएगा? नियंत्रित, ठीक है, राइट। उसके बाद हाइड्रोजन बम कितने अक्षर का है? 5 अक्षर का। हाइड्रोजन जब लिखिएगा हुआका ईड्रोका जोनो, हाइड्रोजन 5 अक्षर का। और अनियंत्रित भी कितना अक्षर का है? 5 अक्षर, क्योंकि नियंत्रित है 4 अक्षर का पहले बताया, और लगाइएगा तो 1 अक्षर बढ़ जाएगा। तो 5 अक्षर का हो गया अनियंत्रित, और नियंत्रित हो गया 4 अक्षर का। तो आप लोग समझ लिए होंगे हाइड्रोजन अनियंत्रित सिद्धांत पर काम करता है, और आपका जो परमाणु बम है वह आपका नियंत्रित सिद्धांत पर काम करता है। तो आज का लेवल आपको थोड़ा हम इजी टू मॉडरेट रख रहे हैं, क्योंकि आप सभी का कमेंट पे, आप सभी दोस्त के कमेंट पे कि अगर मेरे सहयोग से अगर 10-20 नंबर बढ़ोतरी हो जा रहा है, और होगा ही अगर आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप टेंशन नहीं लीजिए जीके जीएस में, खास करके साइंस में, ठीक है, क्योंकि उतना क्वेश्चन हम रिकॉल करवा दिए हैं कि अगर कोई अच्छा स्टूडेंट अगर तैयारी करने के लिए मेरे चैनल से सोचे कि इनका वीडियो देख के हम जो है कि एग्जाम क्वालिफाई कर ले, बिहार दरोगा या फिर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम निकाल ले, तो आसानी से निकाल सकता है बंदा, सिर्फ करंट अफेयर्स को अपडेट करके, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी हम लेके चल रहे हैं साथ में, तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिएगा। तो चलिए अब कल का जो सिलेबस हम दिए थे साइंस का कवर कर लिए, अब आपको जीके का बता रहे हैं, जो कि आपका मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको 100-150 पीस, तो आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल एग्जाम के लेवल का दे रहे हैं हम, ज़्यादा न ज़्यादा हार्ड दे रहे हैं, न ज़्यादा इजी दे रहे हैं, आपको मॉडरेट दे रहे हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपको देखिएगा हम क्वेश्चन उठाने का उठाते हैं, लेकिन आपको इसके साथ में हम क्या करते हैं कि इसके साथ में आपको हम ईजी रूप से जो है कि आपको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताते हैं, तो आप याद रखिएगा। चलिए आज का पहला सवाल आपको स्पीडिक से बताइएगा, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का संबंध जो है वह रुद्रदामन से है। किससे है? रुद्रदामन से है। और गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख का संबंध गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से। और गिरनार पर्वत भी जो है ना, वह भी याद रखिएगा गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में। वहीं आपको पता है कि सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार करवाया था वह भी किसने करवाया है? तो याद रखिएगा रुद्रदामन ने करवाया है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किसने करवाया है?
तो याद रखिएगा वह भी रुद्रदामन ने करवाया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप जो है वो आपको पता है केरल यहाँ पर है ना, केरल के आसपास का जो समुद्री इलाका ये एक द्वीप के रूप में बसा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। आप देख रहे हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा कि लक्षद्वीप का जो कार्य क्षेत्र है वह किस उच्च न्यायालय में है आता है, तो इसका सब जो हिसाब बारी करता है इसका जो हाईकोर्ट है लक्षद्वीप का वह केरल के पास है। किसके पास है? केरल। क्योंकि मान लीजिए कि आपका गांव में घर है और उसके नज़दीकी में जो है कि एक स्कूल है, तो आप दूर वाला स्कूल में बच्चा को नहीं भेजिएगा पढ़ने के लिए, तो आपका प्राथमिकता रहेगा पहला कि चलो यार यही नज़दीक में स्कूल है तो इसको भेज देते हैं तो पढ़ने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर लक्षद्वीप में जो है वह केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा जो भाषा केरल में बोला जाएगा वही भाषा कहाँ बोला जाएगा? तो लक्षद्वीप में बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्कूल में जो चीज़ सिखाया जाएगा वही घर में भाषा बोलिएगा ना, जैसे आपको शिक्षा मिलेगा स्कूल में उसी हिसाब से आपका डेवलपमेंट होगा अपने माइंड का। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में मलयालम भाषा चलती है, इसीलिए केरल में भी कौन सी भाषा चलती है? तो याद रखिएगा मलयालम भाषा चलती है। कौन सी भाषा? मलयालम। और मलयालम जो है वह भारत का एक शास्त्रीय भाषा है। कैसी भाषा है? शास्त्रीय भाषा। और पूरे इंडिया में शास्त्र भाषा की संख्या अगर देखते हैं तो शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। कितनी है? 6 आपको बताए हैं मैप के द्वारा। यहां से शुरू कीजिएगा उड़ीसा से, उड़ीसा में एक हो गया, फिर उड़ीसा के नीचे आइए, ये तेलंगाना नहीं जाना है, ये समुद्र किनारे किनारे आना है यहाँ तक, ठीक है, याद रखिएगा। तो उड़ीसा एक, उसके बाद नीचे कौन है? आंध्र प्रदेश 2, आंध्र प्रदेश के नीचे कौन है? ये हरा वाला तमिलनाडु 3, और उसके बाद आप ऐसे घूम जाइए, चौथा केरल है, क्या हो गया? 4, फिर केरल के ऊपर कौन है? कर्नाटक, क्या हो गया? 5। तो 5 गो तो हो गया शास्त्र भाषा, लेकिन आपको बताए 6 गो शास्त्र भाषा है। तो 6 शास्त्र भाषा में भैया एगो और कौन है वो बता दीजिए। तो एगो है ओम नमः सोहा, यानी संस्कृत है। कौन है? संस्कृत। याद हो गया? आप 2-4 बार अपने नज़र में देखिएगा। उड़ीसा में उड़िया भाषा चलती है, वो एक शास्त्र भाषा हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में चलता है तेलुगु। कौन भाषा चलता है? तेलुगु, याद रखिएगा। उसके बाद तमिलनाडु में चलता है तमिल भाषा। कौन भाषा? तमिल चलता है। केरल में कौन बताए? मलयालम। केरल में कौन बता दिया? मलयालम। और मलयालम के ऊपर कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा। कौन भाषा? कन्नड़। एगो ओम नमः सोहा, याद रखिएगा, संस्कृत। राइट, टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि यंग गर्ल किस व्यक्ति की प्रसिद्ध कृति है? तो यंग गर्ल जो है वह अमृता शेरगिल का है। किसका है? अमृता। आप सुनिएगा, यंग गर्ल्स, यंग गर्ल्स का मतलब होता है युवा लड़की, और याद रखिएगा अमृता नाम की युवा लड़की है। अमृता नाम की युवा लड़की है, याद रखिएगा। यंग गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल, याद रखिएगा। वहीं अमृता प्रीतम एक और लेखक है। अमृता प्रीतम ने 49 डेज पुस्तक का रचना किया है। 49 डेज पुस्तक का रचना किसने किया है? तो अमृता प्रीतम ने किया है। आगे बढ़ते हैं, पन्नालाल घोष एक संबंधित थे। कौन? तो बांसुरी वादक। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया दोनों बांसुरी वादक है। और याद रखिएगा एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र बांसुरी ही है, बांसुरी है जिस पर सभी प्रकार के वाद्य यंत्र वाला आवाज निकाला जा सकता है। याद रखिएगा, आप लोग देखते होंगे कि वो गांव सब में कलाकार रहता है, ठीक है, एक बांसुरी लेगा, कभी ऐसा आवाज निकालेगा, कभी वैसा आवाज निकालेगा, कभी बिल्ली का आवाज तो कभी तोता का आवाज। याद रखिएगा, इसका मतलब बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पे सभी प्रकार के जो है कि आवाज निकाला जा सकता है। वहीं वीणा जो होता है एक वाद्य यंत्र, वह सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा, याद रखिएगा। वहीं सितार जो होता है, सितार पंडित रविशंकर का नाम सुने होंगे जो कि सितार वादक थे, ठीक है, पंडित रविशंकर। ये सब जितना बता रहे हैं, ये सब कंटेंट बता रहे हैं आपके एग्जाम के लेवल के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। हम लेवल बहुत हाई भी कर सकते हैं जो कि आपके ऊपर ऊपर उड़ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मेरा या फिर एक टीचर का यह मकसद होना चाहिए कि बच्चा को एग्जाम में जिस लेवल का प्रश्न आएगा उसी लेवल का उनको बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे ज़्यादा हार्ड बताने के चक्कर में बच्चा इजी क्वेश्चन गलत करके आ जाता है, और हार्ड तो भाई सबके लिए हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हैं तो हार्ड और इजी कुछ नहीं होता है, बस आप मैदान में उतर गए तो मैदान को फतह करके ही रहिएगा। तो याद रखिएगा, सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि पंडित रविशंकर बजाते थे, उसको हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण वाला वाद्य यंत्र कहा जाता है। यानी जो हिंदू है धर्म हमारे और मुस्लिम धर्म के समुदाय के जो लोग होते हैं, वो दोनों का जो मिश्रण कहलाता है वह सितार कहलाता है। कौन कहलाता है? सितार। और सितार का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर, याद रखिएगा। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी पंडित रविशंकर बने हैं, जिनको याद रखिएगा संगीत के क्षेत्र में मिलता
है ग्रैमी पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार, ग्रैमी। उसी तरह से ऑस्कर पुरस्कार जो मिलता है ना वो फिल्म में मिलता है, किस में मिलता है, फिल्म में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी किस में मिलता है, फिल्म में। ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत याद रखिएगा 1929 से हुआ है, ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत 1929 से हुआ है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत 1969 से हुआ है, 1969 से हुआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र में बताए उसका शुरुआत 1957 से हुआ है, कब से हुआ है, 1957 से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के किस राज्य का पुराना नाम जो था वह कलिंग था। तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, कलिंग था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, कलिंग था। आगे बढ़ते हैं। सरकरिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध के लिए किस वर्ष गठन किया गया था। तो सरकरिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था। वहीं पुंछी आयोग का संबंध भी किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध से है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सा आयोग है, तो याद रखिएगा आपका जो है कि गौडगिल आयोग है, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि नेपाल का नया संविधान किस वर्ष अपनाया गया, 2015 में। कब अपनाया गया, 2015 में नेपाल का संविधान। और नेपाल का जो झंडा है वह आपका दोहरे त्रिभुज के रूप में है। कैसा है, दोहरे त्रिभुज के रूप में। जैसे भारत का जो राष्ट्र तिरंगा है इसमें 3 रंग है और बीच में 24 तिल्ली वाला एक चक्र है, ठीक है। उसी तरह से जब नेपाल का झंडा देखिएगा ना, राष्ट्र झंडा नेपाल का, तो उसमें 2 गो त्रिभुज के टाइप का बना हुआ है, 2 गो त्रिभुज टाइप का बना हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्र झंडे में दो दोहरे त्रिभुज बने हुए हैं, तो याद रखिएगा आपका झारखंड का, सॉरी नेपाल का, कहाँ का, नेपाल का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट का संबंध किससे है। तो भारत के अंदर में जितने भी ओबीसी समुदाय के लोग रहते हैं ना, उनको जो आरक्षण या रिजर्वेशन जो मिला है ना भारत सरकार के द्वारा, वह मंडल आयोग के सिफारिश पर ही बना है। तो आप लोग को बता दे, ओबीसी समुदाय को 27% का आरक्षण पूरे इंडिया में दिया गया है किसी वैकेंसी के लिए, ठीक है, ये सरकारी एग्जाम के लिए। तो आप लोग को बता दे कि पहली बार काका कालेलकर ने यह सिफारिश किया था लगभग 1955-54 के आसपास कि ओबीसी समुदाय को भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन काका कालेलकर ने नहीं दिलवा सके थे। बाद में जलकर 1979 ईस्वी 1979 के आसपास जो है कि आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार था। उस समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर वीपी सिंह का सरकार था। तो उन्हीं के काल में एक आयोग गठित किया गया, वीपी मंडल आयोग। वीपी मंडल आयोग के ही अध्यक्षता में पहली बार ओबीसी समुदाय को 27% का आरक्षण दिलवाने का काम किया गया। यह क्वेश्चन बहुत फेमस है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को या ओबीसी समुदाय को जो आरक्षण दिलवाने का काम किया गया, कौन समिति, तो वीपी मंडल कमेटी। कौन सी कमेटी, तो वीपी मंडल कमेटी, याद रखिएगा। कौन सी कमेटी, वीपी मंडल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरे शोध केंद्र का स्थापना 1988-89 में किया था, जिसका नाम क्या था, तो मैत्री। क्या नाम था, मैत्री। और मैत्री नाम का जो ट्रेन चलती है वह भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री नाम का ट्रेन चलती है, याद रखिएगा। और मैत्री नाम का जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच होता है तो उसका नाम है मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास। यानी भारत की सेना हिस्सा लेती है, उधर से बांग्लादेश की सेना हिस्सा लेती है, और दोनों के बीच जो आपका संयुक्त अभ्यास होता है यानी लड़ाई के लिए, तो याद रखिएगा उसका नाम है मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास। और है बोंगो सागर। क्या नाम है, बोंगो सागर। वहीं संप्रति, ये 3 को याद रखिएगा भारत बांग्लादेश के बीच, मैत्री, बोंगो सागर और संप्रति। सबसे फेमस है संप्रति और ये मैत्री, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, जीवाश्म राष्ट्र उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेश का वर्णन किस में मिलता है, सुत्त पिटक में। आप लोग सुने होंगे, त्रिपिटक का नाम सुने होंगे। त्रिपिटक, त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब क्या होता है, 3, ठीक है। पिटक का मतलब हो गया पुस्तक। तो त्रिपिटक का संबंध सबसे पहले बौद्ध धर्म से है। किससे है, बौद्ध धर्म। आप लोग नाम सुने होंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म का संबंध त्रिपिटक है। और त्रिपिटक में आप लोग सुने होंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो उसमें से जो आपका सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, याद रखिएगा। और बुद्ध के उपदेश आपके सुत्त पिटक में है। और सुत्त पिटक का जो रचना किया है किसने किया है, याद रखिएगा आनंद ने किया है। किसने किया है, आनंद नाम के उनके चेला ने किया है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिपिटक में सुत्त पिटक का रचना किसने किया है, तो आनंद ने किया है। तो सुनिएगा, आपको जुगाड़ से कैसे याद रहेगा।
तो आप लोग को बता दे कि जब आप सोते हैं, क्या करते हैं, सोते हैं, यानी जब आप सो जाते हैं तो आपको आनंद आता है। क्या आता है, आनंद। जब आपको कोई जगाएगा तो आपका मूड खराब हो जाता होगा। तो याद रखिएगा, सोने में क्या होता है, आनंद आता है। तो सुत्त पिटक का रचना किसने किया है, आनंद ने। सुत्त पिटक का रचना किसने किया है, आनंद ने। सुत्त पिटक का रचना किसने किया है, तो आनंद ने किया है। याद रखिएगा, थोड़ा सा भी जुगाड़ आपको दे रहे हैं, अगर याद हो जाता है, एग्जाम में आ जाएगा ना क्वेश्चन, तो आप कह के 100% कह के आप मारिएगा आंसर सही। नहीं तो ऐसे रटने से जो है ना, टीचर आपको पढ़ाने का पढ़ा देगा, लेकिन आपको टीचर के पढ़ाने का मतलब यह है कि आपको उसमें कुछ कंपटीशन आपको पास करवाना है। ऐसे तो किताब में सब चीज़ लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं घर पे खुद रख के समझ के, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन इंटर के बाद ही कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपके अंदर उतना मेच्योरिटी आ जाता है कि किसी भी चीज़ को आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े टीचर जो आपसे मोटे मोटे पैसे लेते हैं, तो उनका यह फर्ज बनना चाहिए कि अगर इस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा के माइंड में कैसे यह टॉपिक जाए, कैसे याद रह जाए, कैसे वो एग्जाम करेक्ट कर जाए, वो मकसद होना चाहिए। ठीक है, अब कहीं पर कोई बच्चा 10,000 बच्चा एडमिशन ले रहा है, उसके यहाँ सिलेक्शन हो रहा है किसी भी परीक्षा में 100 बच्चा का, तो समझ लीजिए कि अगर वो 10,000 बच्चा अगर खुद से भी मेहनत करेगा ना, तो वो 1,000 मतलब 100 बच्चा का सिलेक्शन ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ आपका सिलेक्शन दे रहे हैं आप आपके अंदर अगर दम है तो आप 50 बच्चा को जो है कि सिर्फ पढ़ाइए और 50 में 50 का फाइनल सिलेक्शन दीजिए, तब फिर होता है कोई बात। ठीक है, और ऐसे तो खुद बच्चा मेहनत करता है, उतना भीड़ में जो है उतना को सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि भोपाल के प्रसिद्ध शहर की स्थापना किस राजपूत शासक ने किया था। तो याद रखिएगा, भौ से भोपाल, अब भौ से राजा भोज, क्या होता है, राजा भोज। और राजा भोज जो थे वो परमार वंश से थे, और परमार वंश जो था ना, वो एक राजपूत राजा का वंश था। किसका वंश था, राजपूतों का वंश था परमार वंश। और परमार वंश का जो स्थापना था हुआ था वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, उस भोपाल का स्थापना राजा भोज ने किया है। और भोपाल के अंदर में एक झील है जिसका नाम है भोजताल झील। क्या नाम है, भोजताल झील। और भोजताल झील का भी स्थापना राजा भोज ने ही करवाए हैं। किसने करवाए हैं, राजा भोज ने ही करवाए हैं, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि करंट अफेयर्स का सेशन है। तो आप लोग यह ना समझिएगा कि हम थोड़ा आपको इजी लेवल रख रहे हैं, हम हार्ड तुरंत कर देंगे, लेकिन आपका एग्जाम जो है आप ही के कमेंट पे हम वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर आप बोल सकते हैं उस लेवल का एग्जाम जो कि जीके जीएस करंट अफेयर्स साइंस वगैरह आपको जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उस लेवल पे हम लेके चल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। हम लोग करंट अफेयर्स लगभग 30 से 40 प्रश्न पूछेंगे, जो बिल्कुल एकदम इफेक्टिव रहेगा एग्जाम के लिए, बहुत मस्त सवाल रहेगा, जो प्रबल दावेदार रहेगा प्रश्न अपने आप में। और आपको जो हम करंट अफेयर्स करवा रहे हैं 2 दिन से, समझिए आपको जनवरी 2024 से हम शुरू किए हैं। जनवरी 2024 से इधर आपको सब कवर करते आएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, तो आपका आराम से जो है कि क्वेश्चन टच हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन से 2 शहर भारत के अंदर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा है। तो सबसे स्वच्छ या सफाई वाला शहर जो मिला उभरा है, वह संयुक्त रूप से 2 शहर को चुना गया है। एगो अपना मध्य प्रदेश का इंदौर चुनाया है, और दूसरा सूरत चुनाया है। कौन चुनाया है, सूरत। सूरत कहाँ में है, गुजरात में है। सूरत कहाँ में है, गुजरात में है, याद रखिएगा, अहमदाबाद के पास। ठीक है, यानी सूरत से अहमदाबाद लगभग आपको 6 से 7 घंटा का रास्ता है लगभग। ठीक है, ट्रेन से। तो याद रखिएगा, सूरत और आपका इंदौर, ये दोनों आपका संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर चुनाया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो घुड़सवारी के लिए याद रखिएगा दिव्यकीर्ति सिंह, आपको पहले भी जो लगातार रहिएगा उनको पता होगा, दिव्यकीर्ति सिंह याद रखिएगा, घुड़सवारी से, दिव्यकीर्ति सिंह घुड़सवारी से है, ये इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। आपको पता है कि दृष्टि आईएएस नाम का एक अच्छा हिंदी संस्था दिल्ली के अंदर जो कि आईएएस का तैयारी करवाता है। ठीक है, दृष्टि नाम का, उनका जो डायरेक्टर है उनका नाम आपको पता है विकास दिव्यकीर्ति सर है। ठीक है, और वह जब आईएएस का तैयारी करवाते हैं, इसका मतलब उनके छात्र को घोड़े के तरह दौड़ना पड़ेगा रेस में, तब ये वो आईएएस बन सकता है। इसका मतलब घुड़सवारी दिव्यकीर्ति, घुड़सवारी आपको कौन करवा रहे हैं, दिव्यकीर्ति साहब, इसीलिए उनको अर्जुन अवार्ड मिल गया। क्या मिल गया, अर्जुन अवार्ड। आप भूल के बताइए, क्या भूल जाइएगा, नहीं भूल पाइएगा। आगे बढ़ते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा रैंक है, 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान है, 80 स्थान पे। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल आप लोग को बताना है, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो गुजरात में, क्योंकि गुजरात बहुत डेवलप कर रहा है। तो गुजरात में सेमीकंडक्टर या फिर अतिचालक संयंत्र का स्थापना कौन कर रहा है? तो 100 से सेमी, 100 से सिमटेक। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो मलकानगिरी हवाई अड्डा जो है वो उड़ीसा में है। मलकानगिरी कहाँ में है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। मलकानगिरी कहाँ में है? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। कहाँ में है? उड़ीसा में है, आप लोग याद रखिएगा। और उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ है? 1936 में। कब अलग हुआ है? 1936 में। और झारखंड कब अलग हुआ है? तो 2000 में अलग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो अभी आपको स्वच्छ बताए थे आपको इंदौर और सूरत। लेकिन अगर पूछेगा सबसे प्रदूषित शहर, ऐसे पूछेगा नहीं प्रदूषित, क्योंकि प्रदूषित क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि वो निगेटिविटी भारत सरकार के प्रति आ जाएगा स्टूडेंट में, कि वो प्रदूषित मतलब वो पॉजिटिव थॉट नहीं दिखा रहा है, वो निगेटिविटी थॉट दिखा रहा है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता जल्दी। तो याद रखेगा, ऐसे आप याद कर लीजिए, बर्नी हाट। क्या हो जाएगा? बर्नी हाट। आपको पता है हाट टूट जहाँ पर लगता है ना, वहाँ पर हमेशा गंदगी फैला रहता है, यानी वो प्रदूषण फैला रहता है। तो बर्नी हाट याद रखिएगा, बर्नी हाट। कहां में है? मेघालय में है। कहां में है? मेघालय में, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में है बर्नी हाट, याद रखिएगा। कहां में है? मेघालय में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया गया? तो सविता कंसवाल को। किसे दिया गया? सविता कंसवाल को। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के सांगली जिले में अठपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो याद रखेगा सांगली। आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर में सांगली हल्दी को जीआई टैग मिला है। जैसे उड़ीसा के अंदर में कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला था, उसी तरह आपको महाराष्ट्र में सांगली हल्दी को जीआई टैग मिला है। सांगली नाम का शहर जो है वह महाराष्ट्र में है। वहीं अगर हम बात करते हैं ईरोड हल्दी को कहाँ मिला है? तो तमिलनाडु में। ईरोड हल्दी को आप लोग देखते होंगे जब ट्रेन से सफर करते होंगे तो रेलवे इंजन के आगे ईरोड लिखा रहता है, ईरोड लिखा रहता है, सांगली लिखा रहता है, मुगल सराय लिखा रहता है। इसका मतलब वो सब इंजन जो है कि उसी जोन में बना है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी उसको प्रोवाइड किया गया है उसी जोन को। तो उसी तरह से सांगली शहर जो है वह महाराष्ट्र में है और सांगली जिले में नया अठपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको बताना है, अगला सवाल बताइएगा, किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? ऑपरेशन अमृत केरल में। आपको पता है केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है और जो राज्य सबसे अधिक शिक्षित हो जाता है तो वह अमृत के तरह काम करता है। कैसे काम करता है? अमृत के तरह काम करता है। इसलिए कहता है शिक्षा कभी डूबता नहीं है किसी व्यक्ति का। शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो कभी कोई व्यक्ति आपसे चुरा नहीं पाएगा। जितना आप मेहनत कीजिए उतना आपके प्रति जो है कि शिक्षा आपके कदम चूमेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको बताना है, IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है किस जानवर को? तो हिमालयन वुल्फ को। किसको किया गया है? हिमालयन वुल्फ को। आगे बढ़ते हैं, किस टाइगर रिजर्व ने डाई स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व जो है वह आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर है पेंच, ठीक है। इसीलिए याद रखेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व। इसीलिए याद रखेगा दोनों में पेंच फंसा हुआ है। तो आप किसी को बता सकते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका माइंड होना चाहिए पेंच। इसका मतलब पेंच फंस गया है। पेंच फंस गया है दो के बीच। दो के बीच कौन कौन? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बीच आपका पेंच फंस गया है। और याद रखेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में क्या घोषित किया गया है? तो याद रखेगा डाई स्काई पार्क, डाई स्काई पार्क, डाई स्काई पार्क। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे पहनाया? तो मेडिसन मार्स को। किसको किया? मेडिसन मार्स को मिस अमेरिका 2024। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो याद रखेगा चीता नाम का जहाज को। चीता नाम के जहाज को जो एक ही अभी भारतीय नौसेना ने जहाज को सेवा मुक्त किया है। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत के अंदर में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बहुत प्रकार का चीता जो है कि विदेश से लाया है। आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, दक्षिण अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया, यहाँ से चीता ला के जो है कि भारत सरकार या मोदी सरकार ने जो है कि आपको कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर रखवाया है। याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क में। आगे बढ़ते हैं, फीफा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का दर्जा किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को। किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को। आगे बढ़ते हैं, भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित नाव, ऐसे आप नाव देखे होंगे नदी में या समुद्र में, तो वो आपका अक्सर मशीन के द्वारा स्टार्ट होता है या तेल के द्वारा स्टार्ट होता है या फिर आपका जो है कि वो बैटरी वगैरह से चलता है। लेकिन पहली बार सौर प्लेट के द्वारा चलेगा, यानी पहले चार्ज हो जाएगा सौर प्लेट से, फिर जब उसको एनर्जी आ जाएगा तो फिर वह चलेगा कहाँ में? तो सरयू
सरयू नदी में। याद रखिएगा, सौ से सौर और सौ से सरयू, सौ से सौर, सौ से सरयू। और सरयू नदी आपको पता है कि अयोध्या जो शहर है जहाँ पर राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा रखा गया 22 जनवरी 2024 को, वह सरयू नदी के किनारे ही है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई को। किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। हमेशा ग्लोबल फायर रैंक यानी हमेशा जो आपका फायर रैंक में रहता है वह आपका अमेरिका टॉप पे रहता है और भारत चौथा स्थान पे है। कितना स्थान पे? चौथा स्थान पे। आगे बढ़ते हैं। 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान PSU कंपनी कौन बनी? LIC। कौन बनी? LIC। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 206 फीट ऊंचा विश्व में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, यानी सामाजिक न्याय। इसका प्रतिमा का कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। आपको पता है आंध्र प्रदेश का मतलब होता है अंधा व्यक्ति, याद रखिएगा, ठीक है, आपको जुगाड़ दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश मतलब अंधा व्यक्ति, और अंधा व्यक्ति को जब दिखाई नहीं पड़ता है तो उसके साथ अच्छा से समाज में न्याय नहीं हो पाता है, ठीक है, उसके साथ कोई भी गलती करके भाग जाएगा। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा जो है कि आपका है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब हो गया सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय किसके साथ मिलना चाहिए? अंधा व्यक्ति के साथ, ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश मारिएगा। क्या मारिएगा? आंध्र प्रदेश। जब आप एक दो बार ऐसे पढ़िएगा ना, आपको गारंटी देते हैं आप आराम से एग्जाम में करके आ जाइएगा, और रट के जाइएगा तो आपका माइंड कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई आपको फालतू वाला बात नहीं बता रहा है, आपको जो हकीकत बात है, जो मेरे साथ बीतता है या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा क्वेश्चन गलती होता है, अच्छा स्टूडेंट के साथ, भले उसका रिजल्ट हो जाता है लेकिन ये सब क्वेश्चन गलत हो सकने का संभावना अधिक रहता है। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए अच्छा से, आपके पास समय है भी। आगे बढ़ते हैं। T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो T20 में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि किस भारतीय कंपनी को पूरे विश्व के सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा मिला है? तो TCS कंपनी को। किस कंपनी को? TCS कंपनी। आप लोग देखते होंगे कि TCS जो है वह भारत के अंदर जितना ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, वह सब TCS कंपनी करवाती है। तो याद रखिएगा TCS सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है दूसरा स्थान पे पूरे विश्व में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, महतारी वंदना योजना कहां शुरू हुआ? छत्तीसगढ़। कहां शुरू हुआ? छत्तीसगढ़। महतारी में तो आ रहा है, छत्तीसगढ़ में भी तो आ रहा है, तो महतारी वंदना छत्तीसगढ़, महतारी वंदना छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के फल कच्छी करेख को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात का। गुजरात में कच्छी करेख को जीआई टैग मिला है, गुजरात में। याद रखिए कच्छी करेख जो फल है उसको जीआई टैग मिला है कहां में? तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी किस देश की बनी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी बनी है कुवैती दिनार। कहाँ का? कुवैती दिनार। कुवैत नाम का एक देश है जो कि आपका इराक वगैरह के बगल में है, ठीक है, यानी कि आपका मध्य एशिया का एक देश है। याद रखिएगा कुवैती, और कुवैती दिनार को जो है कि जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषा में, कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषा में शामिल होगी? फारसी। कौन सा शामिल होगी? फारसी। और मुगलों का राज की भाषा भी क्या था? फारसी था। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती का खोज हुआ है? तो जहां पर मोदी है वहां पर मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो याद रखिएगा 800 वर्ष पुराना एगो बस्ती उसको कहते हैं जहां पर आदमी वगैरह रहता है, छोटा गांव कस्बा सब रहता है, उसको बस्ती कहते हैं। और उसका खोज कहां पे किया है? तो मोदी है तो मुमकिन है गुजरात में। 800 ईसा पूर्व पुराना बस्ती, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश, माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश बना। कौन बना? आंध्र प्रदेश बना, आप याद रखिएगा। चलिए अब कुछ सवाल ले लेते हैं आपका जो है कि इतिहास से, उसके बाद फिर अपने सेशन को हम ब्रेक करेंगे। बताइएगा भू राजस्व प्रथम बार भारत में कहाँ लागू किया गया था? तो भू राजस्व, भू का मतलब होता है भूमि, राजस्व का मतलब होता है पैसा, और कर का मतलब होता है उस पर जो टैक्स लगाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भू राजस्व कर पहली बार जो लागू किया गया था वह बर्धमान और मिदनापुर जिला में। आपको पता है
अंग्रेज के ज़माने में जो भारत की राजधानी हुआ करती थी वो बंगाल हुआ करती थी। आपको बताए थे बंगाल से दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था, 1911 में घोषणा किया गया था हार्डिंग के द्वारा, और आपका 1912 में उसका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया था। इसका मतलब पहले के अंग्रेज के ज़माने में बंगाल जो था वह बहुत समृद्धशाली क्षेत्र था, तभी तो वो राजधानी था। ऐसे भी देखते होंगे जिस भी राज्य का राजधानी जो रहता है ना वह थोड़ा सा हाईलाइट एरिया होता है, तभी उसको राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भू राजस्व दर सबसे पहली बार बंगाल में लागू किया गया, लेकिन किन दो जिले में? तो याद रखिएगा एक बर्धमान जिला है और एक मिदनापुर जिला है। तो इसी दोनों जिले में 1762 में पहली बार भू राजस्व लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इजारेदारी प्रथा में भूमि को कितने वर्ष के लिए नीलाम किया जाता था? तो इजारेदारी प्रथा को 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग ने शुरू किया था 3 वर्ष के लिए। इसे सुनिएगा, मान लीजिए अभी भी जो बड़ा बड़ा किसान रहता है ना उसका ज़मीन देखिएगा, उसका घर अगर मान लीजिए यहाँ पर है, मान लीजिए कि उनका घर अगर पटना में है और उनका ज़मीन देखिएगा है वहाँ जाके मुंगेर में है, भागलपुर में है, मतलब 200-300 किलोमीटर दूर में भी ज़मीन निकलता है। मैं देखते हो आपके गांव में भी ऐसा सारा बहुत सारा ज़मीन होगा जिसका कि गाँव वाला आदमी उसका मालिक नहीं होता है, उसका मालिक कोई दूसरे गाँव वाला होता है, यानी पुराने ज़माने से उसका चलते आ रहा है। ठीक है, जिसको 100, 200, 400 बीघा ज़मीन होता है, एकड़ ज़मीन होता है, वो जो है कि लंबा राजा महाराजा के शासनकाल से उसको जमीन रहता है। ठीक है, तो याद रखेगा वो क्या करता है, वहां जाके तो अपने खेती तो कर नहीं पाएगा डेली डेली जाके, तो इसका मतलब वो क्या करता है वहां पर उस भूमि को लीज पे दे देता है या नीलाम कर देता है कि अगर 5 साल के लिए दे रहे हैं आप हमको 10,000 रुपया महीना के प्रति एकड़ के हिसाब से आप हमको दीजिएगा, तो वही हो गया नीलाम। तो पहली बार जो नीलाम किया गया था भूमि का, याद रखिएगा उसी को इजारेदारी प्रथा कहा गया। 1772 में पहली बार वारन हेस्टिंग ने 3 वर्ष के लिए नीलाम किया था। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए नीलाम किया था। और इस बीच में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता था कि हमको अगर उनको 10,000 प्रति महीना हम दिए, अगर हम 12,000 आपको दे देंगे तो आप हमको दे दीजिए, तो वो दे दिया जाता था। याद रखेगा यही सबसे बड़े डिफॉल्ट था इसका। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम अगर हम 10,000 पे लिए हैं 3 साल के लिए, तो यह होना चाहिए मालिक को कि नहीं, इनको जो है कि पहले जब इसका समय पूरा हो जाएगा तब आप लीजिएगा आके, ऐसा होना चाहिए वास्तविकता, लेकिन वो उससे मुकर जाते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सर जॉन सोर ने 1789 में भू राजस्व का अध्ययन करके एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू किया जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त। क्या नाम था? अस्थाई बंदोबस्त। उसी को हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। याद रखेगा जो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, और इसी को जो है कि आपका सूर्य अस्त सिद्धांत कहा जाता है। सूर्य अस्त सिद्धांत, इसमें सूर्य अस्त सिद्धांत क्या था आपको बताते हैं, सुनिएगा पहले। अस्थाई बंदोबस्त सर जॉन सोर ने भू राजस्व की नई व्यवस्था को लागू किया था। इसमें क्या था? सूर्यास्त नियम भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे सुनिए, जैसे मान लीजिए आप दिन भर जो है कि कमाई करके लाए खेत से, या जो भी उपजा के लाए, या जो भी मार्केट में बेच के लाए, जो भी आपका 200 रुपया हुआ, तो सूर्य के अस्त होने से पहले ही आपको मालिक को वो पैसा पहुंचाया जाना था। ठीक है, मान लीजिए अगर अभी शाम या फिर जो होता है, या जो आपका क्या कहते हैं उसको, जब सूर्यास्त होता है मान लीजिए 6 बजे, तो 5:59 से पहले जाके मालिक के हाथ में पैसा थमाइए कि अगर सूर्य अस्त हो गया तो वह जमीन आपसे वो ले लेगा, वो जमीन आपसे ले लेगा। समझ सकते हैं कितना बड़ा उस समय अंग्रेज के जमाने में शासन हुआ करता था। और इसी को जो है कि सूर्यास्त नियम भी कहते हैं, इसी को अस्थाई बंदोबस्त नियम भी कहते हैं, जो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया। और यह जो नियम कहलाता था कॉर्नवालिस का, वो कॉर्नवालिस कोड कहलाता था। क्या कहलाता था? कॉर्नवालिस कोड कहलाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको बताना है अस्थाई बंदोबस्त में कितना भूमि कर दिया था? तो 10/11 10/11 याद रखेगा, 10/11। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किस क्षेत्र से था? तो तालुकदारी व्यवस्था का संबंध अवध से था। अवध जो लखनऊ अयोध्या का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, जिसको आज हम लखनऊ के नाम से जानते हैं, उसी को पहले अवध कहते थे। और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए हैं, वहीं पर तालुकदारी व्यवस्था का संबंध था। तो चलिए आज के जबरदस्त से सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें यह पॉजिटिविटी मिले, यह एनर्जी मिले
ले कि अगले दिन के लिए जो हम आएंगे एक से एक बढ़कर प्रश्न आप लोगों के लिए हम स्टॉक करके लाएं और आपको बताएं और एग्जाम को नस्ते नाबूद करें या एग्जाम को फोड़ के रख दे और अपने माता पिता के जो सपने लगाए हुए बैठे हुए हैं गांव में घर में कि जितना भी अभी कष्ट कर रहे हैं अपने बेटा बेटी के लिए, जरूर एक दिन जो है कि हम अच्छे मेरा बेटा बेटी नाम करेंगे और हम जो है कि एक अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। तो प्लीज आप उस पर पानी मत फेरिएगा, बहुत कष्ट करते हैं पता है, इसीलिए आप लोग हर एक समय का हर एक सेकंड का फायदा उठाइए और एग्जाम को एक बार फोड़िए और जिंदगी भर ऐश कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।